नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं अवधेश और आप देख रहे हैं हमारा खास शो अक्षम में। जुर्म कहीं भी हो उसका असर पूरे समाज पर होता है। जुल्म और ज्यादती का शिकार कोई भी हो उसका खामियाजा देर सवेर सबको भुगतना पड़ता है। अगर समाज में अमन चैन और खुशहाली चाहिए तो फिर समाज के शैतानों पर पूरी तरह अंकुश लगाना जरूरी है। हमारा मकसद है आपको ऐसे अपराध और अपराधियों से आगाह करना। नोएडा के सेक्टर 19 में सीबीआई और आईटी ने एक साथ छापे मारे। ये छापे दिल्ली एनसीआर में जगह जगह पर मारे गए और सभी जगहों पर दोनों एजेंसियां ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। इसमें नोएडा के एनबीसीसी के पूर्व अधिकारी का आवास भी शामिल है। सूत्रों के मुताबिक सेक्टर 19 में डीके मित्तल का आवास है। काफी कैश बरामद हुआ है जिसको गिनने के लिए मशीन मंगानी पड़ी। सूत्रों की माने तो 69 लाख रुपए के फिक्स्ड डिपॉजिट और प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स अभी तक बरामद हुए हैं। सीबीआई ने दिल्ली जल बोर्ड और एनबीसीसी के कुल 9 अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। आरोप है कि एनबीसीसी और दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों ने 2017 में नियमों को ताक पर रखकर 38 करोड़ के उससे ज्यादा के जो टेंडर थे उनको फर्जी तरीके से अलॉट किया। तो आप देखिए ये नोटों की गड्डियां बरामद हुई हैं और इतना पैसा मिला कि नोट गिनने वाली मशीन मंगानी पड़ गई ताकि नोटों को गिना जा सके। तो नोएडा में छापेमारी हुई। सीबीआई और आईटी का ये संयुक्त छापा था। दिल्ली एनसीआर में कई जगहों पर एक साथ ये छापेमारी की गई है और लगभग 69 लाख का जो फिक्स्ड डिपॉजिट है उसकी डिटेल सामने आई है। इसके साथ ही साथ अभी कार्रवाई चल रही है। देखिए ये नोट गिनने की मशीन है जो आपको नज़र आ रही है। इसे मंगवाया गया क्योंकि इतना पैसा मिला कि उसको हाथों से गिनना मुश्किल है। ऐसे में नोट गिनने की मशीन मंगाई। वहां कभी सरकारी स्कूल चलता था। एक नहीं 2 पाठशाला चलती थी पर उस जमीन पर कब्जा हो गया। 5 मंजिला बिल्डिंग बनी और आतंकी की पाठशाला चलने लगी और ये पाठशाला दहशत को दावत देने वाली। सरकारी जमीन पर आतंक की पाठशाला। कानपुर में कैसे खुली आतंक की पाठशाला? स्कूल गिराकर किसने खोली आतंक की पाठशाला? नगर निगम के स्कूलों को किसने ढहाया? क्या कर रहे थे सरकारी अधिकारी? सरकारी स्कूल की जगह पर दावते इस्लामी का स्कूल इसी साल से चल रहा है। अवशेष सरकारी स्कूल के कभी यहां होने की गवाही देते हैं। सरकारी स्कूल पर पहले अवैध रूप से 5 मंजिला इमारत खड़ी की गई और फिर उस पर कट्टरपंथियों का वो स्कूल चलने लगा जो आतंकी तैयार करता है, जिसके आका पाकिस्तान में बैठे हैं, जिनका मकसद भारत में नफरत की हिंसा फैलाने का है, लोगों को बांटने का है, कन्हैया जैसी हत्याकांड को अंजाम देने वाले लोगों की फौज तैयार करने का है। कानपुर के कर्नलगंज में नगर निगम के 2 स्कूलों को खत्म करके 5 मंजिला इमारत खड़ी कर दी गई। मामले का खुलासा अधिकारियों को मिली गुमनाम चिट्ठी के बाद हुआ। शिकायती पत्र में बताया गया कि 6 महीने पहले नगर निगम के 2 प्राथमिक विद्यालय स्कूल चलते थे। दोनों स्कूल करीब 800 वर्ग गज जमीन पर बने थे। भूमाफिया ने अधिकारियों से मिली भगत कर 800 वर्ग गज जमीन बेच डाली। 300 वर्ग गज की रजिस्ट्री अवैध तरीके से दावते इस्लामी संगठन के नाम करा दी गई। दावते इस्लामी के मदरसे के बगल में मकान बनवा रहे इसरार अहमद ने कहा कि शिक्षा विभाग ने यहां से स्कूलों को शिफ्ट कर लिया है। इसमें एक स्कूल संचालित होता है जिसमें कोई बिल्डिंग नहीं थी, तिरपाल था और बच्चे 2-4-5 आते थे और उसके बाद में वो स्कूल ट्रांसफ़र हो गया क्योंकि स्कूल में मतलब बच्चे नहीं थे और उसमें शिक्षक से पैसा जाता था उनका, तो उन्होंने खुद ट्रांसफ़र कर दिया स्कूल दूसरी का। कन्या ने कहीं ट्रांसफ़र किया इसको सर।
अभी तो सर जो है अभी तो कोई काम नहीं हो रहा, वो जो हमारी सर जगह थोड़ी सी है तो उसको हम बनवा रहे हैं। कर्नलगंज के मुस्लिम बाहुल्य इलाके के छोटे मियाँ के हाथे में ये स्कूल चल रहा है। 5 मंजिला इमारत के बाहर इंग्लिश और उर्दू में बड़ा बड़ा दावत इस्लामी इंडिया लिखा है। देखिए, कुछ स्रोतों से पता चला है कि इस प्रकार की शिकायत प्राप्त हुई है कि वहाँ पे स्कूल की ज़मीन थी, वहाँ पे मदरसा बना लिया गया है। तो इसके संबंध में प्रभारी अधिकारी संपत्ति को जांच सौंपी गई है और उनके जांच के बाद जो भी तथ्य प्रकाश में आते हैं तो उससे विधिक कार्रवाई उस पर की जाएगी, साथ ही आपको अवगत भी कराया जाएगा। दावत इस्लामी पर चंदा इकट्ठा कर आतंकी गतिविधियों में इस्तेमाल करने का आरोप है। दावत इस्लामी का काला चिट्ठा कन्हैया लाल हत्याकांड के बाद खुलना शुरू हुआ। जांच के बाद पता चला है कि मोहम्मद गौस और वसीम अटारी देश भर में लोगों को दावत इस्लामी से जोड़ने में जुटे हुए थे, साथ ही फंड भी इकट्ठा कर रहे थे। इस संगठन की मदद से कन्हैया लाल की हत्या का एक आरोपी पाकिस्तान गया था। रियाज 45 दिन तक कराची में रुका था, आतंक की ट्रेनिंग ली थी। कन्हैया मर्डर के आरोपी दावत इस्लामी से जुड़े थे। गौस और रियाज पाक संगठन से लोगों को जोड़ते थे। रियाज का नेपाल पाकिस्तान का टूर स्पॉन्सर था। दावत इस्लामी ने रियाज का टूर स्पॉन्सर किया। रियाज ट्रेन से पहले नेपाल और फिर पाकिस्तान गया था। उदयपुर के कन्हैया लाल हत्याकांड की जांच में जुटी एनआईए अब इस मामले के अजमेर कनेक्शन को खंगालने में जुटी है। इस बीच उदयपुर में आरोपियों के पड़ोसियों से पूछताछ की गई है। एनआईए ने पड़ोसियों से पूछा कि आप कितने वक्त से गौस को जानते हैं, सामान्य रूप से उसका व्यवहार कैसा था, उसने आपको कभी किसी ग्रुप में भेजा, उसने कभी किसी मामले पर कड़ा विरोध जताकर कभी उकसाया, वो कभी आपको उसके साथ दावत इस्लामी में जुड़ने को कहता था क्या? ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात उस खबर की जो खून खौला देगी। एक महिला को तालिबानी तरीके से टॉर्चर किया। विवाद बस इतना था कि उसने अपना हक जताया, कोर्ट में पड़ोसियों के खिलाफ केस दर्ज कराया और उसके बाद जो किया गया वो अक्षम्य था। घर बुलाया, फिर महिला को घर के अंदर बिस्तर पर गिराकर जमकर पीटा। पीटने के लिए चालाक दबंगों ने घर की महिलाओं को आगे कर दिया। जमकर महिला की पिटाई करवाई, रस्सी मंगवाई और हाथ पैर बंधवा दिए। मामला जमीन के विवाद का था, कोर्ट में था, लेकिन दबंग खुद ही फैसला सुना रहे थे। मन नहीं भरा तो कपड़े उतार दिए, सर के बाल जगह जगह से काट दिए। पहले से सबसे मतलब मुकदमा उनके सब पे किए। किससे मुकदमा था? पप्पू के। और पप्पू घर से गोविंदे से जो ना झगड़ा हुआ था, इससे उनके लिए हम मुकदमा उनके ऊपर किए थे। जो उसे सुलझाने के लिए हमको बुलाया। कहाँ बुलाए थे? अपने दरवाजे। घटना करीब 15 दिन पुरानी है। हैरानी की बात तो ये है कि आरोपियों पर कठोर कार्रवाई करने की बजाय पुलिस ने मामूली धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। आगे जो ना मतलब आप लोग पप्पू बहन और उसकी औरत और बेचू और जो ना माधुरी प्रसाद ने हमको मारा, पीटा, हमारे साथ जो ना मतलब हमारा कपड़ा सारा उतार दिया, हमारा हाथ पैर बांध दिया। चोटें भी आई हैं? हाँ। चोटें कहाँ पे आई हैं? धूस की चोट लगी है और ब्लेड से मार दिए हैं, हमारा बाल काट लिए। घटना देहात कोतवाली क्षेत्र के खलीलपुर महमूदपुर गांव की है। पीड़िता का रामप्रसाद नाम के शख्स से जमीन का विवाद था। पीड़िता ने मुकदमा दर्ज करा दिया तो बीती 21 जून को रामप्रसाद समेत कई लोगों ने उसे अपने घर बुलाया और बंधक बना लिया। घर पर इन लोगों ने न सिर्फ महिला के कपड़े उतरवाए बल्कि उसकी जमकर पिटाई भी की। आरोपियों ने महिला के बाल तक काट दिए। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने 26 जून को मामूली धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। वायरल वीडियो के संदर्भ में सादर अवगत कराना है कि उक्त प्रकरण दिनांक 21 जून को थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के खलीलपुर गांव का है, जिसमें वादी प्रतिवादी आपस में पड़ोसी हैं तथा इनके बीच पारिवारिक विवाद है।
इस संदर्भ में पीड़िता की तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली देहात में अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा विवेचना के क्रम में 4 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इस बीच एक बड़ी खबर है, उसका रुख करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलायम सिंह यादव से बातचीत की है। मुख्यमंत्री ने मुलायम सिंह यादव से फोन पर बात की, उन्हें सांत्वना दी है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ट्वीट किया था और अब उन्होंने सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव से बात की। उनकी पत्नी साधना गुप्ता का निधन हुआ है, उन्हें सांत्वना दी है और फोन करके मुलायम सिंह से उन्होंने बातचीत की है। थोड़ी देर में साधना गुप्ता का जो पार्थिव शरीर है वो लखनऊ पहुंचेगा विशेष विमान से। इन सबके बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलायम सिंह यादव को फोन किया था और फोन करके उनके पत्नी के निधन पर उनको सांत्वना दी है, उनसे बातचीत की है। मुख्यमंत्री ने फोन किया था और उन्होंने सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव से बात की है। इन सबके बीच जो तमाम परिवार के लोग हैं उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है लखनऊ। और समाजवादी पार्टी के जो बड़े छोटे नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके भी लखनऊ पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है और मुख्यमंत्री ने बात की है मुलायम सिंह यादव से और उनको सांत्वना दी। तो सीएम योगी ने मुलायम सिंह यादव को फोन किया था। आपको बता दें कि आज सुबह मुलायम सिंह यादव की पत्नी साधना गुप्ता का निधन हो गया था। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में वो भर्ती थी। लगभग 15 दिन से उनका इलाज चल रहा था, लेकिन फेफड़े में संक्रमण बहुत ज़्यादा हो गया था और इस वजह से उन्हें बचाया नहीं जा सका। और जानकारी ये भी मिल रही है कि थोड़ी देर के बाद, अब से कुछ घंटों में, उनका पार्थिव शरीर लखनऊ पहुंच सकता है। और इन सब के बीच जो परिवार के लोग हैं वो लखनऊ पहुंच रहे हैं और प्रतिक्रियाओं का दौर भी आ रहा है, लोग दुख व्यक्त कर रहे हैं। और हमारे सहयोगी विवेक हमारे साथ बने हुए हैं, एयरपोर्ट पर वो मौजूद हैं। विवेक, क्या जानकारी मिल रही है पार्थिव शरीर को लेकर? वो कब तक आ जाएगा और वहां पर किस तरीके की तैयारियां हैं? देखिए अवधेश, कार्गो एरिया है जहां पर तमाम सामान आते हैं, कॉफिन आते हैं, लेकिन जो चार्टर्ड प्लेन से जो भी पार्थिव शरीर आते हैं, जो भी बॉडीज़ आती हैं, वो इस एरिया में यहाँ पर चार्टर्ड प्लेन चूँकि यहाँ लैंड करते हैं, अलग जो रनवे का एक अलग हिस्सा बना हुआ है, एयरपोर्ट के भीतर का अलग हिस्सा है, वहाँ पर चार्टर्ड प्लेन लैंड करते हैं और वहीं से बॉडी जो साधना गुप्ता का पार्थिव शरीर है वहीं से निकाला जाएगा। कितने बजे आएगा ये अभी स्पष्ट नहीं है। ये बता रहे हैं कि करीब 2 घंटे लग सकते हैं, यानी 8 बजे के बाद पार्थिव शरीर उनका यहाँ पे आएगा। हालांकि जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी है। पुलिस के अधिकारी सरोजनी नगर थाना क्षेत्र, जो एयरपोर्ट है सरोजनी नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो पुलिस के अधिकारी यहाँ पर तैनात है। मैं कैमरा सहयोगी से कहूँगा जरा इधर दिखाएं नज़ारा जो बिल्कुल विवेक तस्वीरें हम देखेंगे, लेकिन इस बीच एक और बड़ा अपडेट है, वही बता दें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलायम सिंह यादव से तो बात की ही, साथ ही साथ अधिकारियों को भी उन्होंने निर्देश दिया है कि अंतिम संस्कार में जिला प्रशासन पूरा सहयोग करे और कहीं पर कोई कमी ना रहे, कोई अव्यवस्था ना हो। साथ ही साथ जो भी व्यवस्था हो सकती है अंतिम संस्कार के लिए, चाहे वो भीड़ का मैनेजमेंट हो, चाहे परिवार को सहयोग देने की बात हो। हमारे साथ ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे जुड़ गए हैं। वीरेश जी, क्या निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं जिला प्रशासन को? देखिए, साधना गुप्ता के दाह संस्कार को बेहतर तरीके से हो सके, कहीं कोई असुविधा न हो, जिला प्रशासन उसमें पूरा सहयोग करे। प्रशासन की तरफ से हर तरह का सहयोग हो, चाहे वो भीड़ मैनेजमेंट का सहयोग हो या और भी जो भी व्यवस्थाएं हो सकती हैं जिला प्रशासन की तरफ से, साफ सुथरा व्यवस्था जो भी। भैंसा कुंड पे ये दाह संस्कार होगा। सोर्सेज बता रहे हैं कि कल 11 बजे दाह संस्कार होगा। सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि जब पार्थिव शरीर पहुंचेगा मुलायम सिंह यादव के घर पर साधना गुप्ता का, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे,
श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, श्रद्धांजलि देंगे। ट्वीट के जरिए मुख्यमंत्री ने अपने दुख को व्यक्त किया है, साथ ही फोन के जरिए टेलीफोनिक वार्ता की है मुलायम सिंह यादव से और भारतीय जनता पार्टी की नेता और साधना गुप्ता की बहू अपर्णा यादव से भी बात की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। तो जो एक स्टेटमैन की जो सूबे के मुखिया का दायित्व होता है उसे निभाते हुए योगी आदित्यनाथ ने ये भी निर्देश दिया है कि समाजवादी पार्टी के संरक्षक की पत्नी और इस देश के सबसे बड़े जमीनी नेता मुलायम सिंह यादव की पत्नी साधना गुप्ता का जो दाह संस्कार हो उसमें योगी सरकार की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से हर वो संभव सहयोग दिया जाएगा और दिया जाना चाहिए। जिला प्रशासन को निर्देशित किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। जी बिल्कुल, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। तो वीरेश, जैसा कि आपने बताया कि कल 11 बजे अंतिम संस्कार हो सकता है बैसाकुंड में, तो ये अभी इस तरीके की चर्चाएं परिवार में चल रही हैं या फिर ये तय हो गया है? देखिए, रही बात 11 बजे का, तो सोर्सेज बता रहे हैं कि सीमा जो है वो 11 बजे की रखी गई है, लेकिन संस्कार का काम है और आप भी जानते हैं कि इस तरह के कामों की कोई डेडलाइन नहीं बनाई जा सकती कि 11 मतलब 11 ही होता है, 11 मतलब 11:30 न हो, 12 न हो, 10 न हो, ऐसा नहीं होता। लेकिन एक तो डेडलाइन बनाई गई है परिवार के लोगों के बीच में आम सहमति के बाद। जो पारिवारिक सोर्सेज से हमें जानकारी मिल रही है, कल लखनऊ के बैसाकुंड में 11 बजे दाह संस्कार होगा साधना गुप्ता जी का। मुलायम सिंह यादव मौजूद रहेंगे और साथ ही साथ प्रतीक यादव जो पुत्र हैं साधना गुप्ता के, मुलायम सिंह यादव के पुत्र हैं, वो मुखाग्नि देंगे। ऐसी भी पारिवारिक सूत्रों से ये जानकारी मिल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब पार्थिव शरीर साधना गुप्ता का मुलायम सिंह यादव के आवास पर पहुंचेगा तो मुख्यमंत्री भी पहुंचेंगे, श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। अगर शव पहुंचने में, जी हाँ, एक और खबर आ रही है कि शव पहुंचने में अगर देर हो गई, रात हो गई, तो मुख्यमंत्री कल सुबह श्रद्धा सुमन अर्पित करने मुलायम सिंह यादव के घर जाएंगे। लेकिन मुख्यमंत्री जाएंगे, ये सोर्सेज से खबर है, क्योंकि मुख्यमंत्री इस पूरे मामले में काफी संवेदनशील हैं और मुख्यमंत्री ने वार्ता भी की है मुलायम सिंह बिल्कुल, बातचीत की है, उन्हें सांत्वना भी दी है। शुक्रिया वीरेश जी जानकारी देने के लिए। आपके पास अपडेट्स के लिए आते रहेंगे। हमारे साथ विवेक भी लगातार बने हुए एयरपोर्ट से। विवेक, आप जिस तरीके से तस्वीरों को दिखा रहे थे कि जो चार्टर प्लेन आता है उसका एक अलग रूट होता है, वहां पर पार्थिव शरीर वहीं से लाया जाएगा, तो जिस तरीके से सीएम ने निर्देश दिए हैं, क्या उन निर्देशों का असर एयरपोर्ट पर भी दिख रहा है? बिल्कुल अवधेश, तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाना चाहूँगा। सारी तस्वीरें यहाँ पर एक एक तस्वीर दिखाऊंगा। ये सामने वो गेट नंबर 2 है जहाँ से चार्टर्ड प्लेन के जो लोग उतरते हैं वहाँ से आते हैं, उसी जगह पर प्लेन उतरता है। और इधर एक तरफ देख लीजिए सिक्योरिटी व्यवस्था, यानी मुख्यमंत्री के सक्रिय होने के बाद ये सिक्योरिटी एयरपोर्ट में जो CISF की सिक्योरिटी है वो सामने आपको दिख रही है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, आगे चल के आपको दिखाते हैं कि एयरपोर्ट के परिसर में कौन कौन अधिकारी और कौन कौन उनकी गाड़ियाँ मौजूद हैं। बस 10 कदम चल के मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं कि ये पुलिस का पूरा एस्कॉर्ट, पुलिस की गाड़ियां लगी हुई हैं लगातार उस रूट पर जो सुबह से हम रास्ता अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये VIP रूट है, यानी इस रूट पर कोई भी सामान्य वाहन इस समय बंद कर दिया गया है। और पूरा जो दूसरा रूट है, यानी बगल का आप सेकंड वो लेन देख रहे हैं, वहीं से जितने पैसेंजर्स आते हैं अपने लेने के लिए, रिसीव करने के लिए या ड्रॉप करने के लिए, छोड़ने के लिए, उनको दूसरे रूट से ले जाया जा रहा है। और ये सामने जो रूट है वो पुलिस की अधिकारियों की गाड़ियाँ खड़ी हैं लगातार। आप सामने देख रहे हैं कई पुलिस की जीपें हैं, यानी सारी व्यवस्था यहाँ पर अधिकारियों को इसलिए भेज दिया गया है कि चुस्त दुरुस्त रहे व्यवस्था, किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो। कैमरा सहयोगी प्रमोद, अब दूसरी तरफ आइए। ये देखिए, ये जो वो गेट है जहाँ पर चार्टर्ड प्लेन आते हैं, यानी इक्का दुक्का प्लेन ही आते हैं इस तरह के, वहाँ पर सिक्योरिटी टाइट है। ये पुलिस की एक गाड़ी आपको सामने दिख रही है और वो जो अंदर रास्ता है वो रास्ता सीधा वहीं से वाहन निकलते हैं। और ये गेस्ट हाउस है, यानी जो भी रिसीव करने आते हैं, यानी अखिलेश यादव अभी जब आए थे मुलायम सिंह यादव को रिसीव करने, तो इसी गेस्ट हाउस में सामने यहाँ भीतर जो चार्टर्ड बिल्कुल, यानी कि विवेक ये कह सकते हैं कि व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं। किसी भी वक्त पार्थिव शरीर पहुंचता है तो व्यवस्था वहां पर पूरी चाक चौबंद रहेगी और किस तरह कोई दिक्कतें नहीं होंगी, जैसा कि मुख्यमंत्री ने निर्देश जिला प्रशासन को दिया है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।